हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, आप जैसा देख पा रहे हैं, आज हम वेक्टर स्पेसेस पढ़ने वाले हैं। वेक्टर स्पेस जो हम यहाँ पे टॉपिक करेंगे वो बहुत के दो बेसिक होगा। बेसिक इन द सेंस कि अ, ऐसी डेफिनेशन बताएंगे जिसमें ज़्यादा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स का उपयोग ना हो। जैसे यूजली जब हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं तो हम पहले फील्ड डिफाइन करते हैं और फिर वो उसके बाद फिर तमाम डेफिनेशंस, बाइनरी ऑपरेशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन और वो सब कुछ। परंतु अभी मैं जो डेफिनेशन आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा वो इस तरीके से बताऊंगा जैसे हमारे एक्चुअल जो आपने 2D 3D में वेक्टर देखे थे, है ना, उन्हीं का एक्सटेंशन है। मतलब उन्हीं को हम जनरलाइज कैसे कर रहे हैं, है ना। तो उस सेंस में हम आज वेक्टर स्पेसेस आपको डिफाइन करने वाले हैं। कोई विशेष फ़र्क नहीं है, बस ये है कि जहाँ पे मैं स्केलर्स बोलूँगा वहाँ पे आप लोग जो है समझना कि स्केलर्स का मतलब वो किसी भी फील्ड के एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, जो फील्ड जानते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज जो फील्ड नहीं जानते हैं, जो ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, वेक्टर स्पेस पहली बार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो मैं बताता चलूँगा बस उसको ध्यान से समझते चलना, ठीक है ना। वी डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग लाइक फील्ड एंड कुछ भी, है ना। हम सिंपल डेफिनेशन ऐसी बताएंगे जो सभी को समझ में आएगी, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप ज्वाइन करके जो भी आपके डाउट्स हैं, किसी भी प्रकार के मैथमेटिक्स से रिलेटेड, करियर रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। इफ़ योर फील्ड इज़ मैथमेटिक्स तो मैं उसमें डेफिनेटली आपको गाइड करके प्रसन्न होऊंगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे स्कैन करके और डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, लास्ट लेक्चर की अगर बात की जाए तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशंस बताया था इन जनरल। एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सब। और उसके बाद मैंने क्रैमर्स रूल बताया था, फिर क्रैमर्स रूल को भी देख करके हमने आपको बताया था कि कैसे सॉल्यूशन की एनालिसिस की जा सकती है। लेकिन क्रैमर रूल जैसा आपको पता है कि फिक्स होता है ओनली फॉर दो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर हों, ठीक है ना। हमेशा ये नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं, फिर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस, उसके बाद सब स्पेसेस एंड एग्जांपल्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होता है? देखो, जब आप 2D 3D में वेक्टर पढ़े थे तो आप देखे होगे ऐसा कुछ लिखते थे आप, ए बार बराबर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसे भी लिखा जाता था, I j k न लगा करके A1 A2 A3 ब्रैकेट के अंदर। दिस इज ऑल्सो नोटेशन टू राइट वैक्टर्स। तो यहाँ पे आप कहते थे कि ये 3 डायमेंशन के वैक्टर हैं, 3D वैक्टर्स, है ना। अगर इसी में ये वाला जीरो हो जाए, केवल A1 A2 हो, तो उसको आप 2D वैक्टर्स बोलते थे। 3D 2D आपने 12th में पढ़ा होगा। अब आप पहले तो ये सोचो, इस चीज़ को आप ऐसे भी तो जनरलाइज कर सकते हो। जैसे अगर देखा जाए वेक्टर्स का मतलब आपको यहाँ पे चाहिए होंगे कंपोनेंट्स, तो आप 2 कंपोनेंट ले सकते हो या 3 कंपोनेंट ले सकते हो। 4 लेने से किसने मना किया है? 4 क्यों नहीं ले सकते हम? A1 A2 A3 A4, हम अपने आप को 3 डायमेंशन में क्यों लिमिट करें, है ना। ये क्वेश्चन तो आ सकता है ना माइंड में। तो पहला जनरलाइजेशन तो यही हो गया कि 4 में भी क्यों लिमिट करें, 5 6 7 जितने चाहो उतने ले लो, एंड सो ऑन। अब हम क्या चाहते हैं भाई, ऐसे आप बनाते रहो एन डायमेंशन। हम ये चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे जोड़ते थे 2 वेक्टर्स को, तो 2 वेक्टर्स को जोड़ के वापस मेरे को एक वेक्टर ही मिलता था, है ना। हमको पता था वेक्टर्स का ट्रायंगल ऑफ एडिशन ज्योमेट्रिकली वैसे, और वैसे अगर वेक्टर को ऐड करना हो, जैसे अगर एक वेक्टर और बी बार आपको दिया जाता, मान लो वो होता B1 B2 B3, तो आप जोड़ते जब ए बार में बी बार को तो होता A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3, ऐसे करते थे। तो उसी को जनरलाइज करके अगर मैं 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट वाले वेक्टर लूँ तो ऑब्वियस है कि अगर मुझे उनको जोड़ना है तो उनका भी जो एडिशन होगा वो कंपोनेंट वाइज होगा। मतलब अगर मेरे पास A1 A2 A3 A4 है, मान लो दूसरा मेरे पास सपोज करो B1 B2 B3 B4 है ना। B1 B2 B3 B4 कंपोनेंट सेम होंगे तभी वेक्टर जोड़ोगे। ये नहीं कि एक में 4 कंपोनेंट है, एक में 5 कंपोनेंट है, तो आप जोड़ना चाहो तो नहीं जोड़ पाओगे फिर। अब अगर मुझे ए बार बी बार अगर इन्हें जोड़ने हैं सपोज करो, है ना, तो क्या होगा? जो जनरल सा जनरलाइजेशन है, जो सिंपल सा जनरलाइजेशन है इसी कंसेप्ट का, कि जब हमको 3D में 2 वेक्टर जोड़ने थे तो उनके कंपोनेंट हमने जोड़ दिए थे। तो ऐसे ही अगर 4 कंपोनेंट वाले वेक्टर्स को भी जोड़ना है तो क्या करोगे? इसमें इसको जोड़ दोगे, इसमें इसको जोड़ दोगे, इसमें इसको जोड़ दोगे, इसमें जोड़ दोगे, ठीक है ना। तो ये तो हुआ एडिशन।
इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एकदम वही से उठाया हमने जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। पहले आपने 2 कंपोनेंट वाले वेक्टर पढ़े, फिर आपने 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर पढ़े, फिर आपने उनका एडिशन करना सीखा, ठीक है ना। फिर आपने ये ऑपरेशन भी सीखा था कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई। तो आपने कहा था कि हर एक कंपोनेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, CA1 CA2 CA3, अगर आपको याद हो तो। मतलब अगर मैं CA बार करूँ तो CA1 I कैप, CA2 J कैप, CA3 AK कैप। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आप जनरलाइज कर सकते हो कि अगर 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट या 1000 कंपोनेंट वाले वेक्टर भी हैं, तो आप अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो हर कंपोनेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये क्लियर है ना। तो आपका 3D 2D पे जो एडिशन होता था वेक्टर्स का, वो सेम एडिशन आप ज़्यादा डायमेंशन के, मतलब ज़्यादा कंपोनेंट वाले वेक्टर्स के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो। ये तो चलो सिंपली कंपोनेंट हमने बढ़ा करके देख लिए कि कैसे जनरलाइज कर रहे हैं। हमारे पास पहले 2 कंपोनेंट वाले वेक्टर आए, फिर 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर आए, फिर हमने कहा कल्पना करो कि हमारे पास n कंपोनेंट वाला कोई वेक्टर है, तो हाउ आर वी गोइंग टू ऐड एनी 2 वेक्टर्स हैविंग n कंपोनेंट्स। तो मैंने यहीं से जनरलाइज करके आपको बता दिया। परंतु अगर आप देखो ध्यान से, तो 2D 3D के जो वेक्टर आपके ये ऐसे होते हैं कंपोनेंट वाले कॉमा कॉमा करके, उन्हीं के जैसे दिखने वाली दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हीं के जैसा बिहेव करने वाली। जैसे अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं, इफ आई राइट पॉलिनोमियल 1 + 2x प्लस, या लेट मी से इफ आई राइट a0 + a1x + a2x स्क्वायर, सो इस a0 a1x a2x स्क्वायर को भी मैं वेक्टर की तरह समझ सकता हूं। आई कैन रिलेट दिस पॉलिनोमियल विद दिस वेक्टर a0 a1 a2। मतलब यू कैन थिंक ऑफ, यू कैन आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल सच वेक्टर्स टू। पॉलिनोमियल्स को भी आप वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसमें। इफ आई हैव अ पॉलिनोमियल से लाइक दिस a0 + a1x + a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, आई कैन ट्रीट दिस एज दिस वेक्टर a0 a1 a2 a3। देयर इज नो हार्म इन दिस। अगेन अब अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, हाउ आर वी गोइंग टू ऐड 2 वेक्टर्स। सिंपल, अगर मुझे एक वेक्टर ऐसा दिया है a0, एक मान लो दिया है b0 b1 b2 b3, इनको मैं कैसे जोड़ता। अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना होता तो a0 + b0 a1 + b1 a2 + b2 a3 + b3 करता। सेम वे अगर मुझे 2 पॉलिनोमियल जोड़ने हैं, ऐसे मान लो लिखा हुआ है ना, तो अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ूंगा, a0 + b0, उसके बाद प्लस a1 + b1x, फिर ऐसे ही a2 + b2x स्क्वायर, ऐसे ही a3 + b3x क्यूब। मतलब जो आपका वो एडिशन वाला फंडा था वेक्टर्स का, वो आप पॉलिनोमियल में भी ले जा सकते हो, इनफैक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला भी ले जा सकते हो। अगर आप किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करो तो CA0 CA1 CA2 CA3 आएगा, तो यहाँ पे भी वही कर दो, हर कोफिशिएंट को C से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है सिंपल, कि जो आपने 2 डायमेंशन के वेक्टर देखे, जो आपने 3 डायमेंशन 3D वाले वेक्टर देखे, पहले तो आपने उसको जनरलाइज करके कहा कि भाई हम ऐसे वेक्टर्स की भी तो कल्पना कर सकते हैं जिसमें n कंपोनेंट्स हों, अपनी मर्जी के जितने चाहो उतने कंपोनेंट्स हों। फिर हमने देखा कि उनको कैसे जोड़ेंगे, फिर हमने देखा कि उनको कैसे स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने देखा यार पॉलिनोमियल को भी तो उसी के तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, it can be identified with a vector that has 4 components. If we have polynomial of degree 2, at most 2, not exactly 2, हो सकता है ये 0 हो। If we have a polynomial of degree at most 2, it can be identified with a vector having 3 components. ठीक है ना। So polynomials can also be treated as vectors. Same way, if we have matrices, suppose we have matrices. Suppose I have a matrix of order 2. Let me say a1 b1, yeah, let me say like this, a1 a2 a3 a4, या आप चाहो तो वही नोटेशन ले लो, a11 a12 a21 a22। तो इसको ऐसे सोचने में क्या नुकसान है, a11 a12 a21 a22, देयर इज नो हार्म। क्या कोई नुकसान है? एवरी मैट्रिक्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज दिस वेक्टर। हर मैट्रिक्स को आप इस प्रकार से एक वेक्टर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं। सपोज आई हैव, जरूरी नहीं कि 2x2 ही हो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो। सपोज आई हैव a11 a12 a13 a21 a22 a23, दिस आई कैन आइडेंटिफाई विद दिस क्या,
6 कंपोनेंट वाला वेक्टर A11, A12, A13, A21, यहाँ नहीं आएगा, इधर लिखना पड़ेगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23. So this matrix can be identified as this vector. This matrix can be identified as this vector. तो हम यहाँ से क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं 2D और 3D में दिखने वाले वेक्टर्स कि वो किसी और तरीके के भी दिख सकते हैं, बट दे विल होल्ड द सेम प्रॉपर्टीज एज द वेक्टर्स इन 2D एंड 3D. प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. बाकी सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं बात कर रहा मैं, है ना. R3 R2 की जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं उन पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज. एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी से तात्पर्य है कि कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ा जा रहा है, कैसे किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और उस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए. तो कहने का मतलब पहले हम ये समझ चुके हैं यहाँ से कि हमारे पास वेक्टर्स जरूरी नहीं जो दिखने में वैसे ही दिखें जैसे 2D 3D के होते हैं. वेक्टर्स पॉलिनोमियल के तरीके भी दिख सकते हैं, वेक्टर मैट्रिसेस के तरीके से भी दिख सकते हैं. ठीक है ना. जैसे वो कार्टून में नहीं होता है मल्टीवर्सेस, कि कहीं पे हो सकता है स्पाइडरमैन जो है वो अलग ड्रेस पहनता हो किसी मल्टीवर्स में, किसी मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन अलग दिखता हो, किसी मल्टीवर्स में हो सकता है स्पाइडरमैन मास्क ना लगाता हो. पर ये मान के चला जा सकता है कि स्पाइडरमैन के जो गुण हैं, लोगों की रक्षा करना, है ना, और जो भी हैं, बुराई को दूर भगाना, ये सारे गुण, ये सारी प्रॉपर्टीज हम चाहेंगे कि सारे मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन के पास सेम रहें, है ना, सारे स्पाइडरमैन्स के पास. तो उसी तरीके से वेक्टर्स दिखने में कुछ भी हो सकते हैं, उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं. वेक्टर्स में भी पॉलिनोमियल्स, वेक्टर्स में भी मैट्रिसेस, बट हम चाहेंगे वो जो प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर्स जो हमने 2D 3D में जो वेक्टर देखे हैं उनमें जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज रिटेन रहें, उन पे कोई फर्क ना आए. तो वो कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की? जैसे अगर आप दो वेक्टर को जोड़ो, 2 डायमेंशन के 2 वेक्टर को जोड़ोगे तो वापस एक 2 डायमेंशन वाला वेक्टर ही आएगा, याद है. तो ऐसे ही पहली प्रॉपर्टी हो गई कि किसी भी दिखने वाले वेक्टर जैसे पॉलिनोमियल हो या मैट्रिसेस हो, तो 2 पॉलिनोमियल को जोड़ूं अगर मैं तो वापस एक पॉलिनोमियल आना चाहिए, है ना. अगर मैं 2 मैट्रिसेस को जोड़ूं सेम ऑर्डर की तो वापस उतने ही ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आनी चाहिए. किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं वापस मेरे पास एक वेक्टर आना चाहिए. ये सारी प्रॉपर्टीज कंबाइन करके टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जिससे हम बोल पाएंगे कि ये चीज़ वेक्टर स्पेस बना रही है. लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है वेक्टर स्पेस के लिए एक सेट होना जरूरी है. जैसे आपने जब 2D के वेक्टर्स पढ़े थे तो वहां पे एक सेट था जिसके वेक्टर्स क्या थे, 2 कंपोनेंट वाले वेक्टर. 3D जब आपने पढ़ा तो वहां पे एक सेट था जिसके वेक्टर्स क्या थे, 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर्स. फिर मैंने अभी आपको समझाया कि पॉलिनोमियल्स को भी आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो. तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स या सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट समथिंग या सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर, है ना, इन सभी पे भी वो प्रॉपर्टीज होल्ड करानी है हमको. वो कौन सी 10 प्रॉपर्टीज हैं वो मैं बस लिखने वाला हूं. जो भी वो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे सेट्स 2 ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, उन सभी को हम वेक्टर स्पेस बोल देंगे. ठीक है ना. और जहां मैं बार बार स्केलर बोल रहा हूं तो यहां स्केलर से तात्पर्य क्या है? स्केलर से तात्पर्य है रियल नंबर या रैशनल नंबर, है ना, या कॉम्प्लेक्स नंबर स्केलर्स, या फिर इनफैक्ट अगर आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो आपको पता है कि स्केलर्स जो हैं वो बेसिकली बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ अ फील्ड. फील्ड एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे रियल नंबर आपका एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो कोई भी सेट किन्हीं 2 ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर वही मिलती जुलती कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम उनको फील्ड बोल देते हैं. तो वही मैं फील्ड पे नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको जस्ट 11-12 से उठा करके वेक्टर स्पेस समझाना चाह रहा हूँ. तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमको एक सेट चाहिए होगा V, मान लो उसका नाम है. फिर हमको उस पर एडिशन डिफाइन करना पड़ेगा, फिर हमको उस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना पड़ेगा. फिर हम आपको प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी वेक्टर स्पेस जिसको भी कहना हो उसके पास होनी चाहिए. ठीक है. तो क्या है डेफिनेशन? लेट V बी अ नॉन एम्प्टी सेट. अब जब मैं बोलूं V नॉन एम्प्टी सेट और मैं वेक्टर स्पेस डिफाइन करने जा रहा हूं तो V में आपके 2 कंपोनेंट वाले वेक्टर आ सकते हैं, 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर आ सकते हैं, n कंपोनेंट वाले वेक्टर आ सकते हैं, पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं, मैट्रिसेस आ सकती हैं, है ना, और भी आगे चल करके सीक्वेंसेस भी आ सकते हैं. बट हम मेनली कंसर्न होंगे
कंपोनेंट वाले वेक्टर्स अपने पॉलिनोमियल्स और मैट्रिसेस, सो दैट वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड सपोज टू ऑपरेशंस पहला एडिशन, कैसे डिफाइंड एडिशन कि फॉर यू वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, सॉरी यू वी बिलोंग्स टू वी, u plus v denotes what, sum of u and v। तो पहला एडिशन, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका दूसरा क्या है कि फॉर u बिलोंग्स टू v एंड स्केलर अल्फा, अल्फा u डिनोट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ u बाई स्केलर अल्फा, ठीक है ना। हैव बीन डिफाइंड, हैव बीन डिफाइंड, इसको समझते हैं पहले। v एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन है एंड सपोज दो ऑपरेशंस, एक एडिशन ऑफ वेक्टर्स और एक किसी स्केलर से किसी वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों डिफाइन किए जा चुके हैं। तो v के साथ ये दो ऑपरेशन होने चाहिए, पहली शर्त तो यही है, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू एड टू वेक्टर्स एंड हाउ टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाई सम स्केलर। तो v कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे दो ऑपरेशन हमने ऐसे डिफाइन किए हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर को जोड़ना हमको आना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए वो कैसे जोड़ रहे हैं, और किसी भी स्केलर से किसी वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। दैट मीन्स दीज टू ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइंड देयर। तो सपोज दीज हैव बीन डिफाइंड, देन v is said to be a vector space, then v is said to be a vector space कब बोलेंगे वेक्टर स्पेस, इफ फॉलोइंग एक्सियम्स या फॉलोइंग कंडीशंस लिख दो आर सेटिस्फाइड, following conditions are satisfied। What are the conditions? So there are total 10 conditions, 5 related to addition and 5 related to scalar multiplication। The first condition is, let me call it v1 or let me call the first condition only। पहली कंडीशन क्या है कि u प्लस v जो आपने जो भी डिफाइन किया हो वो वापस v में आना चाहिए फॉर ऑल u एंड v बिलोंग्स टू v। मतलब कोई भी दो वेक्टर v में लो, कोई भी दो एलिमेंट v में लो, जोड़ के वापस जो भी आपने जोड़ना डिफाइन किया हो वो जोड़ के वापस v में आना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखना कि u प्लस v करो चाहे v प्लस u करो सेम आना चाहिए फॉर ऑल u एंड v बिलोंग्स टू v। मतलब जो भी आपने एडिशन डिफाइन किया है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, दो वेक्टर्स u और v को चाहे आप u प्लस v करो चाहे v प्लस u करो, आंसर सेम आना चाहिए। तीसरा, आप u प्लस v प्लस w करो तो वापस u प्लस v प्लस w के बराबर आना चाहिए फॉर ऑल u v w बिलोंग्स टू v, ठीक है। फोर्थ, देयर मस्ट एग्जिस्ट जीरो, है ना, सच दैट, अब जीरो यहां नंबर नहीं है, जीरो कोई भी एलिमेंट है ऐसा v में जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, है ना। मैंने कहा ना प्रॉपर्टीज पे जाओ, अपीयरेंस पे मत जाओ, है ना। लो कोई दिखता कैसा उससे कोई मतलब नहीं हमको, उसका गुण क्या है उससे हमको मतलब है ना। व्हाट प्रॉपर्टीज डज इट पोजेस, जीरो की क्या प्रॉपर्टी है, उसमें कोई भी v का एलिमेंट जोड़ दो वापस वही आना एलिमेंट आना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स होता अगर, तो ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि वापस ए बी सी डी आ जाए,
ऑब्वियसली मैट्रिक्स ही जोड़ोगे, कौन सी मैट्रिक्स जोड़ दो, 0 0 0 0। तो मैट्रिसेस का अगर सेट है, अगर वी मैट्रिसेस का सेट है तो 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है। अगर वी में पॉलिनोमियल होते, मान लो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, मान लो पॉलिनोमियल्स होते, तो यहाँ पे किससे जोड़ोगे कि वापस यही पॉलिनोमियल आए, 0 पॉलिनोमियल से, 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर, इससे जोड़ोगे तो ठीक है ना। तो 0 कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें v का कोई भी एलिमेंट जोड़ो तो वही एलिमेंट वापस आ जाए। 0 नंबर नहीं है यहाँ पे, हाँ इसको 0 वेक्टर कहते हैं, कॉल्ड 0 वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, 0 वेक्टर, ठीक है ना। पांचवा प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट v belongs to v such that u plus v is 0। क्या मतलब हुआ इसका, आप कोई भी u v का एलिमेंट ले लो, आपको हमेशा एक v भी v में ऐसा मिलेगा कि u प्लस वी करके 0 आ जाएगा। जैसे देखो ना, अगर मैं मैट्रिक्स लेता, मान लो a b c d, अब इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि 0 0 0 आ जाए, हाँ ये जोड़ दो, माइनस a माइनस बी माइनस सी माइनस डी। तो अगर इसको आप u कह रहे हो तो ये आपका v है ना। अगर आप इसको u कह रहे हो तो इसमें ये v अगर आप जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए कि कोई भी वेक्टर अगर आप लेते हो v में तो उसमें एक और वेक्टर v ऐसा मिलना चाहिए, अपोजिट वेक्टर जिसको आप कहते हो, कि u प्लस वी करके 0 वेक्टर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टी हो गई एडिशन की। नाउ वी हैव 5 प्रॉपर्टीज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। छठी प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v एंड फॉर ऑल, इनफैक्ट मैं ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि बार बार ही लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू v एंड फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा बीटा। छठी प्रॉपर्टी है कि अल्फा u v में आना चाहिए, मतलब एक स्केलर से जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो वापस वेक्टर आना चाहिए, ऐसे समझो, ठीक है ना। दूसरा, अल्फा प्लस बीटा u करो तो अल्फा u प्लस बीटा u आना चाहिए, है ना। मतलब दो स्केलर को जोड़ के वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, या पहले दोनों स्केलर से उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ऐसे ये वाला भी होगा, अल्फा u प्लस अल्फा v, ठीक है ना। और अल्फा बीटा इंटू यू मस्ट बी अल्फा इंटू बीटा यू। और लास्ट में ये 9वीं प्रॉपर्टी हो गई। 10वीं प्रॉपर्टी ये है कि 1 इंटू यू करो तो वापस यू आ जाना चाहिए, 1 इंटू यू करो तो वापस क्या आ जाना चाहिए, यू आ जाना चाहिए। तो ये 10 प्रॉपर्टी जो भी सेटिस्फाई करता है, जो भी वी सेटिस्फाई करता है, दो ऑलरेडी डिफाइंड ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, उसको हम वेक्टर स्पेस कह देते हैं, ठीक है ना। किसी भी वी के पास, जिसके पास भी ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर स्पेस। और ये स्केलर जिस भी फील्ड से आ रहे होते हैं, है ना, हम बोल देते हैं कि ये जो वी है वो उसी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है। मतलब ये एक नोटेशन है बेसिकली कि अगर स्केलर, मतलब मैंने बताया ना, हायर मैथमेटिक्स में स्केलर्स मतलब एलिमेंट्स ऑफ सम फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना, इन हायर मैथमेटिक्स scalars are elements of an algebraic structure called fields। ठीक है ना, क्या नाम है उसका, फील्ड, ठीक है। और ये फील्ड यूजली जो है रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर,
या कुछ और भी स्पेशल फील्ड्स होते हैं, ठीक है। दूसरा नोटिस में ये है कि इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, है ना, वेक्टर स्पेस विद या वेयर स्केलर्स आर टेकन फ्रॉम अ फील्ड F, then we say V is a vector space over F, vector space over F। मतलब जहां से भी स्केलर लिए जा रहे हैं, अगर रियल नंबर हैं और V वेक्टर स्पेस बन गया है तो मैं बोलूंगा कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर्स का फील्ड। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं बोलूंगा V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर वो रैशनल नंबर है तो मैं बोलूंगा V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर रैशनल नंबर्स। मतलब स्केलर जिस भी फील्ड से आप ले रहे हो, V अगर वेक्टर स्पेस बनता है तो वो हम बोलते हैं वो उस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा है, ठीक है ना। या ऐसे समझ सकते हो कि जब भी बोला जाता है कि V इज वेक्टर स्पेस ओवर F, इसका मतलब जो स्केलर्स हैं वो फील्ड F से आ रहे हैं, है ना। स्केलर्स कहाँ से आ रहे हैं? फील्ड F से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन। क्या होता है भाई? एक नॉन एम्प्टी सेट जिस पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन किए जाएं कि ऐसी 10 कंडीशन, ये 10 की 10 सेटिस्फाई हो जाएं, तो हम V को वेक्टर स्पेस बोल देते हैं और V के एलिमेंट को वेक्टर्स बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, देन एलिमेंट्स ऑफ V आर कॉल्ड वेक्टर्स। V के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? वेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो डेफिनेशन है, इस तरफ केवल जहाँ पे भी एडिशन है वेक्टर्स का एडिशन है। यहाँ पे दो दो एडिशन है। जब इसके देखो दो तरीके के एडिशन है यहाँ पे स्केलर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कभी भी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम वेक्टर स्पेस में, स्केलर से वेक्टर को करते हैं या स्केलर से स्केलर को करते हैं, बट वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्केलर का वेक्टर से है, यहाँ पे एडिशन दो स्केलर्स का है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन स्केलर से वेक्टर का है। यहाँ पे आपका ये अल्फा स्केलर है तो ये मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ जो एडिशन है वो u और v क्योंकि वेक्टर्स हैं तो एडिशन वेक्टर का है। यहाँ पे अल्फा बीटा क्योंकि स्केलर है तो उनके बीच में जो ये ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का वो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ u वेक्टर है तो यहाँ जो ऑपरेशन लगा है वो किसका ऑपरेशन है? वो है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो स्केलर वेक्टर के बीच में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है मतलब डॉट लगा है या कुछ नहीं लिखा है तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा। स्केलर स्केलर के बीच में अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा। सॉरी, क्या बोलते हैं, हाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बोलेंगे, स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो ये हो गया कि स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा एडिशन और किसका एडिशन किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। स्पेस ऑफ रोज और एंटपल्स भी बोलते हैं इनको, इसको आर एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर एन। फॉर आर एन इज इक्वल टू A1, इसके एलिमेंट होते हैं A1, A2, A3 डॉट 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 AN, जहाँ पे ये A1, A2, AN कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये V है अपना, ये V है। अब अगर मुझे V को वेक्टर स्पेस बोलना है तो क्या कहती है डेफिनेशन? देखो कह रहा है अगर V को आपको वेक्टर स्पेस बोलना है तो पहली बात V नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो इस पे एडिशन कैसे डिफाइंड होता है दो वेक्टर्स का? हाउ डू वी ऐड टू वेक्टर्स इन दिस? इसमें बेटा एडिशन ऐसे डिफाइंड होता है कि अगर आपका एक वेक्टर u इज इक्वल टू A1, A2 एंड सो ऑन AN,
एंड इफ v इज इक्वल टू से b1 कॉमा b2 एंड सो ऑन bn, तो एडिशन ऐसे डिफाइन करते हैं u प्लस वी इज इक्वल, जो मैंने बताया था कंपोनेंट वाइज, सेम वही जो 12th में करते थे, बस अब ज़्यादा कंपोनेंट के साथ करना है, a2 प्लस b2 एंड सो ऑन an प्लस bn। ठीक है। और स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो फॉर अल्फा बिलोंग्स टू आर, मैं यहाँ पे स्केलर रियल नंबर ले रहा हूँ, एंड यू बिलोंग्स टू आर एन, हम डिफाइन करते हैं अल्फा यू। क्या होता है अल्फा यू? अल्फा यू होता है अल्फा A1 कॉमा अल्फा A2 कॉमा डॉट 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 कॉमा अल्फा AN। ठीक है। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करना भी आपको बता दिया और वेक्टर को ऐड करना भी आपको बता दिया। अब बस आपको ये देखना है कि ये जो आपने एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हैं, क्या इसके रिस्पेक्ट में वो 10 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इस एडिशन, है ना, ये जो एडिशन आपने डिफाइन किया है और ये आपने जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है, ठीक है, इस एडिशन और इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अब आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये 10 की 10 कंडीशन ट्रू हो रही हैं। इनमें से एक भी कंडीशन अगर ब्रेक हो गई तो ये वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा। सो यू हैव टू वेरीफाई वेदर ऑल दीज 10 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और नॉट। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? पहली कंडीशन ये है कि u और v को जोड़ के वापस वेक्टर आना चाहिए उसी v का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब आपने u और v को जोड़ा तो वापस आपके पास एक n कंपोनेंट वाला वेक्टर ही आ रहा है। सो दिस u प्लस वी इज अगेन अ वेक्टर ऑफ आर एन। इसमें क्या कंपोनेंट कम हो गए क्या? नहीं, कंपोनेंट तो उतने ही है ना। n कंपोनेंट पहले दोनों में थे, अभी भी जोड़ने के बाद n कंपोनेंट ही आ रहे हैं, एंट्रीज चेंज हुई है, कंपोनेंट का नंबर तो सेम है। तो डेफिनेटली ये क्लियर है, क्लियरली जो आपका u प्लस वी है वो वापस v में आ रहा है। ठीक है ना, फॉर ऑल u v w बिलोंग्स टू v, u प्लस वी कहाँ आ रहा है? v में आ रहा है। दूसरा आपको देखना होता है कि क्या u प्लस वी और v प्लस यू बराबर हैं। तो देख लेते हैं, व्हाट इज u प्लस वी? u प्लस वी था आपका a1 प्लस बी वन कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा डॉट 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 an प्लस bn। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? b1 प्लस a1 कॉमा b2 प्लस a2 कॉमा डॉट 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 bn प्लस an लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि u प्लस वी को आप लिख सकते हो b1 कॉमा b2 कॉमा डॉट 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 कॉमा bn प्लस a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 कॉमा an। ये कौन सा वेक्टर है? ये आपका v वेक्टर है। और वो वाला कौन सा वेक्टर है? वो आपका u वेक्टर है। सो u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू आ गया। सेकेंड कंडीशन डन। थर्ड कंडीशन में आपको 3 वेक्टर चाहिए u v w। तो u तो हम शुरुआत से यही लेके चल रहे हैं, a1 कॉमा a2 कॉमा an। v हमने वेक्टर लिया है हुआ है b1 कॉमा b2 कॉमा bn। एक w और लेना है, तो मान लो w हो गया आपका c1 कॉमा c2 कॉमा cn। ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि क्या u प्लस वी प्लस w वापस u प्लस वी प्लस w के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखना इधर, व्हाट इज u प्लस वी प्लस w। u प्लस वी क्या है आपको बताया अभी। u प्लस वी का मतलब हो गया a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा डॉट 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 an प्लस bn। और इसमें प्लस w करना है। w क्या है आपका? c1 कॉमा c2 कॉमा डॉट 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 कॉमा cn। तो इसको जोड़ो, क्या आएगा? इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी a1 प्लस b1 और प्लस उसमें c1। यहाँ हो जाएगा a2 प्लस b2 और प्लस उसमें c2 एंड सो ऑन। यहाँ हो जाएगा an प्लस bn और प्लस उसमें cn। ठीक है, तो जो कि क्या आ जाएगा, जो कि क्या होगा, इसको आप कर दो
A1 प्लस B1 प्लस C1 कॉमा A2 प्लस B2 प्लस C2, और ये हो जाएगा AN प्लस BN प्लस CN, जिसको कि फर्दर आप लिख सकते हो A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट 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 कॉमा AN प्लस B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और डॉट 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 BN प्लस CN। अब ये पहला वाला वेक्टर है U, और ये जो B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 ये तब आएगा जब आप V में W को जोड़ोगे। देखो ना, V में किसको जोड़ोगे? W को। तो यही आपको प्रूव करना था, U प्लस V प्लस W इज U प्लस V प्लस W, ठीक है ना। अब फोर्थ कंडीशन में कह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर मिलना चाहिए जिसको किसी भी U वेक्टर में जोड़ दो तो वापस U वेक्टर ही आ जाए। तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर है ये? मतलब आप ऐसे सोचो, आपको U वेक्टर गिवन है, मान लो A1 A2 डॉट 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 AN। अब मुझे एक जीरो वेक्टर ढूंढना है, यहाँ पे क्या रखूँ मैं कि जब इसमें इसको जोड़ूं तो वापस A1 आए, इसमें इसको जोड़ूं तो वापस A2 आए, तो ऑब्वियसली जीरो है ना। A1 प्लस जीरो इज A1, A2 प्लस जीरो इज A2 एंड सो ऑन। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका रहेगा 0,0,0 n कंपोनेंट वाला जीरो वेक्टर। तो जब आप U प्लस जीरो करोगे, यू आर गोइंग टू गेट वॉट? A1 प्लस जीरो कॉमा A2 प्लस जीरो कॉमा सो ऑन AN प्लस जीरो, विच इज नथिंग बट A1 कॉमा A2 कॉमा AN, विच इज नथिंग बट U। तो U प्लस जीरो इज इक्वल टू U। फिफ्थ कंडीशन है कि हर U के लिए, फॉर ऑल U इज इक्वल टू A1 कॉमा A2 कॉमा AN, है ना। फॉर ऑल U इज इक्वल टू A1 कॉमा A2 कॉमा AN। मुझे एक ऐसा V ढूंढना है कि जब मैं उसको जोड़ूं इसमें तो 0,0,0 आ जाए। तो A1 में क्या जोड़ दो कि जीरो हो जाए? -A1। A2 में क्या जोड़ दो कि जीरो हो जाए? -A2 एंड सो ऑन। तो मतलब यहाँ से पता चल रहा है अपने को कि ये V कुछ और नहीं बल्कि -A1 -A2 और -AN है। तो जब आप U प्लस V करोगे तो वो हो जाएगा A1 -A1 A2 -A2 एंड सो ऑन AN -AN, जो कि हो जाएगा आपका 0,0, डॉट 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 0। तो आपने देख लिया कि हर एक U के लिए एक ऐसा V मिल जाएगा है ना, Rn में, कि U प्लस V करके जीरो आ जाएगा, है ना। 5 कंडीशन ये तो डन हो गई। ये किसकी 5 कंडीशन थी? एडिशन वाली। अब 5 कंडीशन किसकी बची हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, है ना। देयर आर 5 ऑफ देम ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दोज कंडीशंस। अब छठी कंडीशन क्या है? छठी कंडीशन है अल्फा इंटू यू करो तो वापस Rn में आना चाहिए। अल्फा यू आपने डिफाइन क्या किया था? अल्फा A1 कॉमा अल्फा A2 कॉमा डॉट 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 अल्फा AN। तो ये वापस से n कंपोनेंट वाला वेक्टर ही तो आ रहा है। इसका मतलब अल्फा यू बिलोंग्स टू Rn। नाउ दिस इज गोइंग टू बी प्रूव्ड फॉर ऑल अल्फा बीटा स्केलर्स। और यहाँ स्केलर्स क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। यहाँ स्केलर्स क्या ले रहे हैं हम? रियल नंबर्स। और यू वी बिलोंग्स टू Rn, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन आ गया, अल्फा यू बिलोंग्स टू Rn, मतलब छठा कंडीशन। सातवां क्या है? सातवां कंडीशन देखो क्या है। सातवां कंडीशन है आपका कि अल्फा प्लस बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू। नो, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा यू? अल्फा प्लस बीटा यू का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा में स्केलर मल्टीप्लाई करना है यू को। यू क्या वेक्टर था? A1 कॉमा A2 कॉमा AN। मल्टीप्लाई करने की जो डेफिनेशन है स्केलर से वो ये है कि ये स्केलर हर कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा इंटू A1 कॉमा अल्फा प्लस बीटा इंटू A2 कॉमा डॉट 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 अल्फा प्लस बीटा इंटू AN, ठीक है। अब ये क्योंकि सब रियल नंबर हैं तो इसको आप अल्फा A1 प्लस अल्फा B1, सॉरी, अल्फा A1 प्लस बीटा A1 कॉमा इसको क्या लिख सकते हो? अल्फा A2 प्लस बीटा A2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा अल्फा AN प्लस बीटा AN।
जिसको कि आप फर्दर अलग अलग कर सकते हो ऐसे। कैसे? सबके पहले कंपोनेंट लिख लो, तो अल्फ़ा ए वन कॉमा अल्फ़ा ए टू कॉमा डॉट 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 अल्फ़ा ए एन प्लस सेकेंड टर्म जो सम में है उसको लिख लो सेकेंड कंपोनेंट, तो बीटा ए वन डॉट 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 बीटा ए एन। अब ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए एन, ये हो जाएगा बीटा इंटू ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए एन, और ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए एन कौन था? यू था। तो ये अल्फ़ा यू हो गया प्लस बीटा वो भी क्या हो गया? यू। सो अल्फ़ा प्लस बीटा यू इज़ अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू, मतलब सेवेंथ कंडीशन भी डन हो गई वेक्टर स्पेस की। अब आठवीं कंडीशन पे आते हैं। एट्थ कंडीशन, एट्थ कंडीशन क्या है कि आपको अल्फ़ा इंटू यू प्लस वी करना है ना? अल्फ़ा इंटू यू प्लस वी। तो अल्फ़ा इंटू यू प्लस वी का क्या मतलब है? तो अल्फ़ा इंटू यू प्लस वी क्या होगा आपका? ए वन प्लस बी वन कॉमा ए टू प्लस बी टू। याद रखना हम शुरू से लेके चल रहे हैं, यू और वी क्या है। अब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा से हर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही तो डेफिनेशन थी ना। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फ़ा ए वन प्लस अल्फ़ा बी वन कॉमा अल्फ़ा ए टू प्लस अल्फ़ा बी टू कॉमा डॉट 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 अल्फ़ा ए एन प्लस अल्फ़ा बी एन, जिसको कि आप फर्दर लिख सकते हो ब्रेक करके अल्फ़ा ए वन कॉमा अल्फ़ा ए टू एंड सो ऑन अल्फ़ा ए एन। पहला आपका वेक्टर आ गया प्लस अल्फ़ा बी वन कॉमा अल्फ़ा बी टू एंड सो ऑन अल्फ़ा बी एन। इन दोनों को जोड़ लो, वापस यही आ जाएगा, है ना? ये क्या हो गया? अल्फ़ा ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए एन, और ये क्या हो गया? अल्फ़ा बी वन कॉमा बी टू कॉमा बी एन। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा यू, और वो हो गया आपका अल्फ़ा वी। तो अल्फ़ा यू प्लस वी इज़ अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी। एट्थ कंडीशन भी डन। अब नौवीं कंडीशन देखते हैं। ये लैडर भी बनाना पड़ेगा पहले। नौवीं कंडीशन क्या है? नौवीं कंडीशन है व्हाट इज अल्फ़ा इंटू बीटा यू। दिस इज अल्फ़ा इंटू बीटा, और यू क्या था आपका? ए वन ए टू ए एन, जो कि क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन? ही हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू ए वन कॉमा अल्फ़ा बीटा इंटू ए टू कॉमा सोन अल्फ़ा बीटा इंटू ए एन, जिसको कि आप अल्फ़ा बीटा ए वन लिख सकते हो, अल्फ़ा बीटा ए टू लिख सकते हो, और अल्फ़ा बीटा ए एन लिख सकते हो। आप अल्फ़ा बाहर रख के बीटा ए वन बीटा ए टू बीटा ए एन लिख सकते हो। ये बीटा ए वन बीटा ए टू बीटा ए एन क्या है? बीटा यू। सो अल्फ़ा बीटा यू इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा यू। और 10वीं कंडीशन क्या है? वन इंटू यू, मतलब वन इंटू ए वन ए टू ए एन, एंड बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन इट विल बी वन इंटू ए वन कॉमा वन इंटू ए टू कॉमा डॉट 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 वन इंटू ए एन, है ना? वन इंटू ए वन इज ए वन इंटू ए टू इट ए टू एंड सो ऑन विच इज़ अगेन यू। तो 10 की 10 कंडीशन मैंने वेरीफाई कर दी। इसका मतलब मैं ये कह सकूंगा कि जो आपका आर एन है, ये आर एन आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना? और यहाँ एन कुछ भी ग्रेटर इक्वल टू 1 हो सकता है। तो ये वेक्टर स्पेस बन गया। किसी को वेक्टर स्पेस दिखाना है तो ये 10 कंडीशन दिखाने हैं आपको, जो पहले ही मैंने बता दी। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आप, जैसे अगर मैं R2 की बात करूँगा, अब R2 का मतलब क्या होगा? दो कंपोनेंट वाले वेक्टर्स, ऐसे A1 A2, जिसको आप 2D वाले वेक्टर बोलते हो। R3 का माने क्या होगा? R3 का माने होगा आपका A1 कॉमा A2 कॉमा A3, तीन कंपोनेंट वाले वेक्टर्स।
R4 का माने क्या होगा, R4 का माने होगा 4 कंपोनेंट वाले वेक्टर, A1 A2 सो ऑन, तो क्या ही लिखो, 4 ही तो हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो ऐसे ही इन जनरल आप और भी लिख सकते हो, R5 R6 एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट इज स्पेस ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। इसको बेटा आप लिखते हैं PNR। इसमें क्या एलिमेंट्स आते हैं, इसमें एलिमेंट्स आते हैं A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन AN x की पावर n। जहाँ पे ये A0 A1 एंड सो ऑन AN, दे कैन बी एनी रियल नंबर्स। तो अगर AN 0 हो गया तो n से कम डिग्री हो जाएगी, अगर AN नॉन जीरो है तो n डिग्री होगी। तो ये तो V हो गया। अब आपको वेक्टर स्पेस बोलने से पहले इस पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, तभी तो वेक्टर स्पेस बोलोगे ना। तभी भी नहीं बोलोगे जब वो 10 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब बोलोगे। तो इस पे एडिशन कैसे डिफाइंड होता है, मैंने आपको समझाया था कैसे डिफाइंड होता है। कैसे कैसे डिफाइंड होता है कि अगर मैं fx को ले लेता हूँ, सपोज करो A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर एंड सो ऑन AN x की पावर n, और मान लो मैं gx को लेट कर लेता हूँ B0 प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर एंड सो ऑन BN x की पावर n, then we defined fx plus gx to be A0 plus B0 plus A1 plus B1x plus so on plus AN plus BN x की power n. So this is how we define addition. Next we have scalar multiplication. How do we define scalar multiplication? Alpha into fx. Alpha into fx क्या होगा, अल्फा A0 प्लस अल्फा A1 एंड सो ऑन अल्फा AN। और आप वेरीफाई कर सकते हैं, देन V इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, जीरो वेक्टर क्या है इसका, जीरो वेक्टर क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर एंड सो ऑन। मजे की बात यह है कि इसका जो प्रूफ है एग्जैक्टली सेम चलेगा, एग्जैक्टली सेम जो मैंने यहाँ पे कराया, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। बस आपको जो कॉमा कॉमा लगाया हुआ है ना, जहां जहां कॉमा कॉमा है वहां प्लस करना है, और साथ ही साथ सब में पहले कंपोनेंट में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, दूसरे में x मल्टीप्लाई करना, तीसरे में x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना एंड सो ऑन। ठीक है ना। अभी तो मैंने बताया था हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एनी पॉलिनोमियल विद अ वेक्टर। तो दिस पॉलिनोमियल यू कैन आइडेंटिफाई विद दिस वेक्टर A0 कॉमा A2 A1 कॉमा A2 एंड सो ऑन AN। तो जैसे मैंने इनके लिए किया था सारा का सारा काम, वही तुमको फिर से सारा का सारा काम करना है। बस फर्क क्या होगा, जहां जहां कॉमा है वहां प्लस हो जाएगा, पहले वाले में जो है वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरे में x से, फिर कॉमा की जगह प्लस, तीसरे में x स्क्वायर से एंड सो ऑन यहाँ पे x की पावर n से, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है बस। ठीक है ना, आई बात समझ में। बाकी सेम प्रोसेस एकदम, और यू विल बी एबल टू प्रूव कि ये जो है वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आई एम गोइंग टू गिव यू एज एन होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सेम तरीके से यू विल बी एबल टू प्रूव दैट इट इज अ वेक्टर स्पेस, स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। मैंने बता दिया ना, एकदम सेम प्रूफ है जो मैंने यहाँ पे कराया है। बस कॉमा की जगह प्लस लगाना है, पहले कंपोनेंट में x की पावर 0, दूसरे में x की पावर 1 एंड सो ऑन, लास्ट वाले में x की पावर n से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सब सेम रहने वाला है, पूरा का पूरा प्रूफ सेम हो जाएगा। स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, अब ये कह रहे हैं कि मान लो अपने पास m और n कोई भी दो नेचुरल नंबर्स है, m और n क्या है, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स, और आप डिफाइन करो v टू बी, इसको ऐसे लिखते हैं m, ऐसे लिख देते हैं m क्रॉस nr। क्या होता है ये, इसमें सारी मैट्रिसेस आती हैं m क्रॉस n ऑर्डर की। क्या आता है इसमें, मैट्रिसेस A इक्वल टू ऐसी मैट्रिसेस A11 A12 एंड सो ऑन A1n
A21 A22 एंड सो ऑन A2n, ठीक है, एंड सो ऑन AM1 AM2 एंड सो ऑन AMN, जहाँ पे ये सारे AIJs क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, फॉर एवरी I रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू M एंड J रनिंग फ्रॉम 1 टू अप टू N, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज विदाउट दैट यू कैन नॉट से एनी सेट वेक्टर स्पेस। सो एडिशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स मान लो ऐसी है A11 A12, ऐसे लिख दूँ मैं, ऐसे AIJ, है ना, AIJ मतलब ये पूरा ये इसका विस्तृत रूप होगा। ऐसे मान लो B मैट्रिक्स है आपकी BIJ, तो A प्लस बी कैसे डिफाइन करते हैं, A प्लस बी डिफाइन करते हैं कि हर एक एंट्री को A वाली B की करस्पॉन्डिंग एंट्री में जोड़ दो, मतलब ये हो जाएगा AIJ प्लस BIJ, ठीक है ना, क्या हो जाएगा AIJ प्लस BIJ। तो आप देख सकते हो कि ये जो है एडिशन, और इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसके मल्टीप्लिकेशन क्या है, इफ़ यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद स्केलर C या अल्फा, इट्स गोइंग टू बी अल्फा AIJ, ठीक है। क्या डिफाइन कर दोगे, अल्फा AIJ, और आप देख पाओगे कि इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में V इज अ वेक्टर स्पेस। और इसका जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर ऑफ V, जीरो मैट्रिक्स, है ना, जीरो वेक्टर ऑफ V इज द जीरो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वेक्टर स्पेसेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अ सबस्पेस। व्हाट आर सबस्पेसेस, तो ध्यान से देखना, व्हाट आर सबस्पेसेस। Let V be a vector space and W be a non-empty subset of V, ठीक है ना, then W is said to be a subspace of V if पहला 0 belongs to W, दूसरा U comma B belongs to W implies U plus V belongs to W, तीसरा for all scalars alpha and U belongs to W we have अल्फा U belongs to W। तो तीन कंडीशन जो भी नॉन एम्प्टी सबसेट सेटिस्फाई करेगा वो सब स्पेस कहलाएगा। क्या क्या कंडीशन है, पहली बात उसमें जीरो वेक्टर होना चाहिए, दूसरी बात अगर दो वेक्टर उसमें है तो उसका सम उसमें आना चाहिए, तीसरी बात अगर आप किसी स्केलर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं W के वेक्टर को तो वापस W का ही वेक्टर आना चाहिए। ये तीन कंडीशन जिसमें भी होती हैं वो सब स्पेस बन जाता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल
ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं वी ले लेता हूँ, पहले वी बताना पड़ेगा ना किसका सब स्पेस बोल रहे हो। मान लो वी मैंने R3 ले लिया। R3 मतलब जानते ही हो आप, A1 कॉमा A2 कॉमा A3, जहाँ A1 A2 A3 जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है। अब मुझे देखना है, मान लो W ये दिया है, सपोज करो W दिया है, या W1 मान लो मैंने लिया है, इसमें वो A1 A2 A3 हैं V के एलिमेंट, जिसमें A3 ज़ीरो हो जाए। तो अगर A3 ज़ीरो हो जाए, है ना, तो कैसे एलिमेंट दिखेंगे बेसिकली। तो अगर मैं कहता हूँ, पहली बात तो जीरो वेक्टर देखो इसमें है कि नहीं। जीरो वेक्टर में क्या है, 0,0,0 R3 का जीरो वेक्टर। W1 में आने की क्वालिफिकेशन क्या है कि थर्ड कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। पहले दो क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है, थर्ड जीरो होना चाहिए। तो जीरो वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट जीरो है कि नहीं है, है। जिस भी वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट जीरो है वो किसका एलिमेंट है, W1 का। तो जीरो वेक्टर W1 में आ गया। दूसरा, मान लो दो वेक्टर U और V कोई भी W1 में है, तो U कैसा वेक्टर होगा, U होगा कुछ A1 कॉमा A2 कॉमा A3, जहाँ A3 जीरो होगा। और ऐसे V होगा कुछ B1 कॉमा B2 कॉमा B3, जहाँ थर्ड कंपोनेंट मतलब B3 जीरो होगा। डेफिनीशन है W1 की, इसमें वही वेक्टर हैं जिनका थर्ड कंपोनेंट जीरो है। तो जब मैं U प्लस वी करूँगा, तो U प्लस वी क्या होगा आपका, A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा A3 प्लस B3। अब क्या इसका थर्ड कंपोनेंट जीरो है। अगर आप देखो तो A3 जीरो है, B3 जीरो है, इसका मतलब जब मैं A3 प्लस B3 करूँगा तो वो भी जीरो आ जाएगा। सो द थर्ड कंपोनेंट इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका U प्लस वी बिलोंग टू W। तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी डन हो गई। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि मान लो U आपका W1 का वेक्टर है और अल्फ़ा कोई भी स्केलर है, यहाँ स्केलर रियल नंबर है। तो इसका मतलब U होगा कुछ ऐसा A1 कॉमा A2 कॉमा A3, जहाँ पे A3 ज़ीरो हो जाएगा। तो जब मैं अल्फ़ा U निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा A1 कॉमा अल्फ़ा A2 कॉमा अल्फ़ा A3। अब अगर आप देखो तो A3 ज़ीरो है तो अल्फ़ा A3 भी क्या होगा, ज़ीरो। इसका मतलब अल्फ़ा U बिलोंग्स टू W1। सो W1 में तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर सब स्पेस होने की, इसलिए W1 जो है वो इसका सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो V मैंने ले लिया R3, और मान लो मैंने W2 डिफाइन कर दिया, वो सारे A1 A2 A3 जिनमें A1 इंटू A2 करूँ तो गिटार इक्वल टू ज़ीरो आए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सब स्पेस बनाएगा। तो अगर आप देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं मान लो पहला तो जीरो वेक्टर इसमें है कि नहीं, तो 0,0,0 इसमें है, क्योंकि पहला दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है। तो पहले दोनों कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन जीरो आया, जीरो से बड़ा आ गया अगर, तो वो W2 का एलिमेंट है। तो जीरो वेक्टर इज देयर। दूसरा, अब ध्यान से सुनना, अगर दो वेक्टर आपने ऐसे जोड़ दिए, जैसे मान लो मैं एक वेक्टर लेता हूँ U को, मान लो मैंने ले लिया 1,0,0, ये है W1 में, है कि नहीं, क्योंकि दोनों पहले कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो जीरो आ रहा है। मान लो मैंने V को ले लिया 0,-1,0, इसके भी पहले दो कंपोनेंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो ये भी W2 में है। व्हाट अबाउट U प्लस वी, जब आप U प्लस वी करेंगे तो आएगा 1,-1,0, और ये जो है नहीं आएगा W2 में, क्योंकि इसके पहले दोनों कंपोनेंट का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा। तो मतलब जो ये W2 है, W2 इज नॉट अ सब स्पेस। तो आपको कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन हो, उसका कोई भी सबसेट गिवन हो, आपको सब स्पेस देखना है तो क्या करना है, वो तीन कंडीशन वेरीफाई करने की जरूरत है। ठीक है ना। तीनों कंडीशन अगर वेरीफाई हो गई तो सब स्पेस हो जाएगा, एक भी कंडीशन अगर ब्रेक हो गई तो सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है ना। कुछ भी वेक्टर स्पेस दिया हो, सब स्पेस के लिए बस ये तीन कंडीशन चेक करनी है। और इन तीनों कंडीशन को कंबाइन करके कभी कभी ये कंडीशन भी बोली जा सकती है, क्या, कि ये एज अ फैक्ट यू कैन यूज, इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, अगर V क्या है, वेक्टर स्पेस है,
and W is a non-empty subset of V, empty subset of V, then W is a subspace of V if and only if for all scalars alpha, beta and vectors UV in W, we have alpha U plus beta V belongs to W. ठीक है, तो ये फैक्ट आप यूज कर सकते हैं टू प्रूव दैट समथिंग इज अ सब स्पेस। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो हम वहाँ पे आपको बेसिस और डायमेंशन बताएंगे। देखो ये जो लेक्चर्स हैं ये एडवांस लीनियर अलजेब्रा की तरफ नहीं है, ये बेसिक एकदम है, एकदम बेसिक, मतलब जो किसी को भी समझ में आ सके। 12th क्लास से बच्चा उठ के आया है, वेक्टर स्पेसेस पढ़ रहा है, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो एडवांस ट्रीटमेंट है वो नहीं है ये। ठीक है, ये जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेक्टर स्पेसेस की हो जाए, सब स्पेसेस की हो जाए, बेसिस डायमेंशन की हो जाए, उसकी है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, थैंक यू सो मच।